हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। इसमें मैं आप लोगों को आम्ल क्षार लवण पे जो एक्सरसाइज है वो मैं कराऊंगा और ये एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन मैंने लिया है। उसी की जो एक्सरसाइज है उसी में से मैं क्वेश्चन जो थोड़ा कठिन है, जो नहीं करवाया था मैं थ्योरी में, जो चीज़ें नहीं बताई थी वो इसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है जो हमने लिया है वो इसमें लिखा है। क्वेश्चन क्या है आप सुन लीजिए। लिखा है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। इसमें लिखा है, जो क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबों के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। तो देखिए, इसका जो आंसर है कि अगर जो तांबा और पीतल होता है तो यह एक धातु है, और जब धातु में आप रखेंगे, उसमें अम्लीय पदार्थ रखेंगे तो जो उससे क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस और लवण बनाएगा। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें हानिकारक हैं। तो इसी हानि से बचने के लिए हम तांबे और पीतल के बर्तनों में दही अथवा जो अन्य खट्टे पदार्थ हैं उन्हें नहीं रखते हैं। ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है कि HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। तो देखिए, जो बात करें जब आप HCl और HNO3 नाइट्रिक अम्ल जब बात करते हैं इन दोनों की, तो जब ये जल में जलीय विलयन इनका जब होता है तो जलीय विलयन में ये दोनों ही H+ देते हैं। ये भी H+ देता है और ये भी H+ देता है। तो अम्ल क्या है? अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ देते हैं। तो चूंकि दोनों जलीय विलयन में H+ देते हैं तो ये अम्ल का जो बिहेवियर है वो शो करते हैं। लेकिन जब इन्हें एल्कोहल अथवा ग्लूकोज में घोलते हैं, उनके विलयन में इसको डालते हैं तो उसमें ये H+ नहीं देते हैं। इसलिए इनके जो अम्ल का अभिलक्षण है वो प्रदर्शित नहीं होता है। ठीक है। फिर देखिए, अगला है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह भी जब आप लैब में जाते हैं तो यह बात बहुत ध्यान देने योग्य होती है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। इसमें दिया है कि अम्ल को तनुकृत करते समय, तनुकृत करने का मतलब होता है कि अम्ल की जो सांद्रता है या किसी विलयन की जो सांद्रता है उसको कम करना। ठीक है। तो अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित किया जाता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को। अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित किया जाता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। तो देखिए, जो आपका जो भी अम्ल है, जो भी एसिड है आपका, खासतौर से जो आपके प्रबल अम्ल है, जो प्रबल अम्ल है, खासतौर से इनकी बात करें तो जब आप इनको जल में मिलाते हैं, दो चीजें हैं कि जब हम इसको हमें तनु करना है तो इसमें हम पानी डाल दें, पहली चीज, या पानी में, जल में इनको हम डालें, अम्ल को डालें। तो दोनों चीज़ों में हमें यही पूछ रहा है कि किसमें किसको डालना चाहिए। तो उसमें खुद बताया है कि हमें प्रबल अम्ल में हमें पानी नहीं डालना चाहिए, अम्ल में जल हमें नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए? तो देखिए, जब आप जो अम्ल और जल की क्रिया है यह एक बहुत ही ऊष्माक्षेपीय क्रिया है, बहुत ही ज़्यादा इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब अगर ऊष्मा उत्पन्न होती है तो हमें ऊष्मा को कम करना पड़ेगा। नहीं करेंगे जो ऊष्मा है, जो आप जब कांच में या जो भी परख नली में जब अम्ल भरा हुआ है उसमें जब आप जल डालेंगे तो वो आपको उछल के आपके मुंह पे आ सकता है, आपके चेहरे पे आ सकता है। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, अब जब आप उससे बचने के लिए क्या करते हैं कि हम जल में अम्ल को डालते हैं।
ठीक है। इससे फायदा क्या होता है कि जब आप अम्ल में जल को डालते हैं तो जो जल डालते हैं तो जो उसमें से ऊष्मा निकलती है, जब ऊष्मा निकलती है तो ऊष्मा वो ग्रहण नहीं कर पाता वो पहले से उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती रहती है और वही ऊष्मा के द्वारा वो बाहर फेंक देता है परखनली से और वो नुकसान हो सकता है हमारे शरीर को या जो भी हो आसपास। लेकिन जब हम जल में अम्ल को मिलाएंगे तो जल में मिलाएंगे तो जो ऊष्मा उत्पन्न होगी, अगर हम जल को हिलाते रहेंगे तो वह ऊष्मा जल ग्रहण करता रहेगा। तो इससे क्या हुआ कि जो परखनली से वो बाहर आएगी, बाहर आने की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाती हैं। तो इसीलिए अनुशंसित किया जाता है कि हमेशा जल में अम्ल को मिलाना चाहिए। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, लैब में भी ये बात ध्यान रखने योग्य होती है और इस तरह भी। ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका, उसमें है कि आपके पास 2 विलयन है, एक है ए और एक है बी। हमारे पास 2 विलयन है, एक है ए और एक है बी। एक का पीएच दिया है, ए का जो पीएच है वो है, इसका जो पीएच है वो है 6 और जो बी का पीएच है वो है 8। तो पूछ रहा है कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। ठीक है। देखिए पीएच की वैल्यू, यहाँ पे जो पीएच वैल्यू है ए विलयन की ये 6 है और बी विलयन की 8 है। तो आप जानते हैं कि पीएच होता क्या है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 H प्लस। ठीक है। या इसको इस तरह भी लिखा जाता है 10 टू द पावर माइनस पीएच, ठीक है, इज इक्वल टू H प्लस। तो यहाँ से आप ये क्या है, यहाँ पे ये पीएच है, पीएच वैल्यू, और ये है हाइड्रोजन आयन सांद्रण। ठीक है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाँ, कि आपके पास 2 विलयन है ए और बी। अगर विलयन ए का पीएच मान 6 दिया है जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे, और जो बी के पीएच, बी विलयन का पीएच मान है वो 8 है, तो पूछ रहा है कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, इनमें से कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारीय है। तो देखिए हम देख रहे हैं कि जो पीएच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H प्लस के, यहाँ पे लाग लगा हुआ है, मतलब पीएच जो है H प्लस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा कि अगर आपका पीएच वैल्यू कम है तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण अधिक होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव लगा हुआ है। तो अगर आपका पीएच वैल्यू कम है तो हाइड्रोजन आयन का सांद्रण जो है वो अधिक होगा। तो दोनों में पीएच का किसका कम है, ए विलयन का कम है, तो इसका जो है H प्लस सांद्रण अधिक होगा इसकी तुलना में, विलयन बी की तुलना में। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है कि कौन अम्लीय है कौन क्षारीय है। तो आप जानते हैं कि जब पीएच वैल्यू 7 से कम रहती है तो वह विलयन अम्लीय होता है, और 7 से अधिक रहती है तो वह विलयन क्षारीय होता है। तो ए विलयन का जो पीएच है वो 7 से कम है तो यह अम्लीय हो जाएगा, और बी का 7 से अधिक है तो यह क्षारीय हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कोई किसान खेत की मृदा को किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना या चाक का उपयोग करेगा। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए कि कोई किसान खेत की मृदा में किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना या चाक का उपयोग करेगा। तो देखिए जब किसी मृदा का पीएच जो है वो 7 से कम हो जाता है तो वो अम्लीय हो जाती है। आप जानते हैं कि जब किसी भी चीज का जो पीएच है वो 7 से कम होगा तो उसे वो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। तो जब मृदा का जो पीएच है वो 7 से कम हो जाता है तो वह मृदा अम्लीय हो जाती है। तो अम्लीय मृदा को 7 के इक्वल लाने के लिए, मतलब उदासीन करने के लिए, हम उसमें बिना बुझा हुआ चूना मतलब बिना बुझा हुआ चूना, फिर बुझा हुआ चूना या चाक, इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं ताकि जो अम्लीय है मृदा की जो प्रकृति अम्लीय है उनका इन सब का प्रयोग करने से हम उसको उदासीन कर सकें। ठीक है। तो उनको उदासीन, मृदा की प्रकृति को उदासीन करने के लिए ही हम
बिना बुझा हुआ चूना या चाक का प्रयोग किया जाता है खेतों में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका कि हाँ देखिए इसमें दिया है कि NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। NaOH का इसका जो है 10 ml विलयन और उसके बाद दिया है कि HCl का जो है वो है 8 ml विलयन। ये जब दोनों इतने का विलयन जब रहता है तो जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। ठीक है, और फिर कह रहा है कि यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml ले लें, ये पहली कंडीशन है। दूसरी है कि अगर हम NaOH जो है उसको 20 ml ले लें, 20 ml ले लें तो HCl का कितना ml, क्वेश्चन मार्क है, कितना ml लेने पे यह NaOH को पूर्णतः उदासीन कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन फिर समझ लेते हैं। NaOH विलयन जो है उसको 10 ml लेते हैं और HCl विलयन को 8 ml लेते हैं तो यह एक दूसरे को पूर्णतः उदासीन कर देते हैं। तो पूछ रहा है कि अगर हम NaOH का 20 ml विलयन ले लें तो यह HCl के कितने ml विलयन को उदासीन करेगा। तो देखिए यहाँ पे 10 था और हमने 20 कर दिया, यानी 2 गुना कर दिया। तो पहले 8 ml उसको उदासीन कर रहा था तो इसको भी हम 2 गुना कर देंगे, तो 8 दूनी के 16। अगर हम 16 ml विलयन ले लें HCl का तो यह NaOH के 20 ml विलयन को पूर्णतः उदासीन कर देगा। HCl का 16 ml विलयन 16 ml विलयन NaOH के 20 ml विलयन को पूर्णतः उदासीन कर देगा। तो ये आपका यहाँ पे 16 ml आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप जानते होंगे या नहीं जानते हो तो जान लीजिए, जो H2SO4 है या HCl है या HNO3 है, ये सब प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं कि इनमें जो H+ निकलेगा उसकी मात्रा बहुत ही अधिक होगी, लगभग ये पूर्णतः आयनित होते हैं, H+ पूर्णतया देते हैं, इसीलिए इनको प्रबल अम्ल कहा जाता है। तो ये जब तक इनका जलीय विलयन है या किसी विलयन में है तब तक तो ये H+ देंगे और यह अम्ल के रूप में है। लेकिन अगर कोई विलयन, कोई माध्यम ना हो, कोई विलयन ना हो जिसमें हम इसको डालें तो हमें H+ देंगे नहीं, और जब H+ नहीं देंगे तो ये अम्ल कहे नहीं जाएंगे। तो बिना जल के ये H+ नहीं देंगे। इसीलिए जो अम्ल होते हैं, कोई भी अम्ल हो, या तो प्रबल हो या तो दुर्बल हो, जब उसका हम जलीय सोल्यूशन नहीं लेंगे या कोई सोल्यूशन ना हो उसका, तो वह अम्ल की भांति व्यवहार नहीं करते हैं। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और है। हाँ, इसमें लिखा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। तो देखिए हमने बताया था, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसमें जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है हमने बताया था। तो उसमें बताया था मैंने कि अगर आप, जैसे हम जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करते हैं जिप्सम को गर्म करके, उसी तरह अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से क्रिया करा दी जाए तो वह जिप्सम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें वही क्वेश्चन पूछा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तनों में क्यों रखा जाता है। तो अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तनों में नहीं रखेंगे तो वह जल से संपर्क में आएगा, नमी के संपर्क में आएगा, और जब नमी के संपर्क में आएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तुरंत उस नमी को अपने अंदर सोख लेगा। जब सोख लेगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ना होकर यह बन जाएगा आपका जिप्सम, और जिप्सम जब बन जाएगा तो जो उसके प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो गुण हैं वो नहीं रहेंगे। तो इसीलिए उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तनों में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा। उत्तर समझाइए। आपने तो यह देखा ही होगा दैनिक जीवन में, कि इस तरह जो
इस तरह जो दूध का मान होता है वो जो दूध के पीएच का मान होता है वो 6 होता है, लेकिन जब वो दही के रूप में कन्वर्ट होता है, दही जो बन जाता है दूध का, तो वो थोड़ा खट्टा लगने लगता है। तो खट्टा लगने लगा तो मतलब क्या हुआ कि उसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो गई। तो जब अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है तो पीएच की वैल्यू कम हो जाती है। तो अगर इस तरह दूध का मान 6, दूध के पीएच का मान 6 है, तो दही बनने के बाद उसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 6 से कम हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ताजे दूध के पीएच के मान को 6, क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा। एक कोई व्यक्ति है जो कि दूध में मिला दे रहा है आपका बेकिंग सोडा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ताजे दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? तो देखिए बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3। ठीक है। तो ये NaHCO3 होता है आपके बेकिंग सोडा का फार्मूला। और इसमें बोल रहा है कि पीएच मान 6 होता है दूध का, तो उसको बदलकर क्षारीय क्यों बना देता है जब हम उसमें खाने के सोडे को मिलाते हैं। तो जो खाने का सोडा होता है उसकी प्रकृति होती है क्षारीय। तो जब इस कोई भी क्षार को आप मिलाएंगे, अगर पीएच वैल्यू 6 है दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है? 6 होता है। जब इसमें क्षार मिलाएंगे तो जो इसकी पीएच वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। तो बढ़ेगी तो अगर 7 से क्रॉस कर लेगी तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? क्षारीय। तो इसीलिए इसकी प्रकृति क्षारीय हो जाती है जब हम दूध में मिलाते हैं खाने वाला सोडा। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चंस हो गए। और एक आध न्यूमेरिकल करा देते हैं पीएच वैल्यू पे आपका। तो देखिए पीएच वैल्यू पे जो है, पीएच पे सवाल आपके आ भी सकते हैं बोर्ड में भी, तो इसलिए पीएच पे आप सवाल लगाइएगा और मैं 2-4 क्वेश्चन हर टाइप के करा देता हूँ ताकि आप लगा सकें। तो पहला क्वेश्चन इसमें जो है वो दिया है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान दिया है, यानी H+, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन सांद्रण। H+ को क्या, H+ और इसको बड़े ब्रैकेट में लिखे रहेंगे तो बोलेंगे हाइड्रोजन आयन सांद्रण। तो H+, कंसंट्रेशन ऑफ H+ की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 10⁻⁵ मोल पर लीटर। मोल पर लीटर इसका जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मात्रक है। तो ये दिया है और पीएच की वैल्यू पूछ रहा है कि पीएच की वैल्यू क्या होगी। तो पहले आप फार्मूला याद कीजिए, मैंने बताया था। पहला फार्मूला था pH = -10H+। ये पहला फार्मूला था, या इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 10⁻⁻pH = H+, कंसंट्रेशन ऑफ H+। तो ये दो फार्मूले हैं। अब देखिए आपको H+ की वैल्यू दिया है, pH पूछ रहा है, तो इसके लिए अगर हम इस फार्मूले का यूज करेंगे तो इजी रहेगा। देखिए फार्मूला हमारे पास क्या है कि 10⁻⁻pH = कंसंट्रेशन ऑफ H+ की वैल्यू कितना दिया है? 10⁻⁵। तो इधर हो गया 10⁻⁻pH। अब आप मैथ में पढ़े होंगे कि जब आधार बराबर होती है तो उसकी घातें भी आपस में बराबर हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों की आधार 10 है तो घात भी बराबर हो जाएगी। तो -pH = -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो pH की वैल्यू आ जाएगी 5 और यही आपका आ जाएगा आंसर। तो अगर 5 आया है तो ये कैसा होगा विलयन, जो भी होगा पदार्थ या विलयन वो कैसा होगा? तो 5 7 से कम है, 5 है तो यह अम्लीय होगा। तो ये क्वेश्चन ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें H+ सांद्रण दिया था और हमें pH पूछा था। अब दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको pH का मान दिया हो और H+ सांद्रण पूछे। जैसे दूसरे क्वेश्चन में pH की वैल्यू दिया है आपका 4
pH की वैल्यू दिया है 4 और पूछ रहा है कि H प्लस सांद्रण की वैल्यू बताइए। 3 टाइप के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला है कि आपका H प्लस सांद्रण देके pH पूछ दे, दूसरा है कि pH देके H प्लस सांद्रण पूछ दे, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है। देखिए pH इक्वल टू 4 है, तो इसमें यूज करेंगे इस क्वेश्चन का, ठीक है, या इस क्वेश्चन का भी यूज कर सकते हैं। देखिए इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं आप। तो फॉर्मूला क्या है, 10 टू द पावर माइनस pH इज इक्वल टू H प्लस। तो हमें pH पता है, pH कितना है 4 है, तो यहाँ पे रख देंगे, ये हो गया H प्लस के बराबर। तो H प्लस इज इक्वल टू, अब देखिए 10 टू द पावर माइनस 4 का मतलब होगा 1/10 टू द पावर 4। अगर इसको नीचे लाएंगे तो जो घात है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये लिख सकते हैं इसको 1/4 जीरो लिख सकते हैं, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 0 1। देखिए यहाँ पे इतना आ जाएगा, या इसी को लिख सकते हैं आप, या इस तरह भी इसको छोड़ सकते हैं, यहीं पे छोड़ दीजिए, इसी तरह अच्छा रहेगा। तो बस इसको इस तरह H प्लस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 4। और जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मात्रक होता है उसको वो क्या होता है, मोल पर लीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया, इसमें pH दिया था और हाइड्रोजन आयन सांद्रण पूछ रहा था, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब एक और टाइप का बचा है, उसको जान लीजिए। इसमें तीसरा टाइप है आपका कि हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण दे दे, OH माइनस का सांद्रण दे दे। देखिए यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में यही दिया है, OH माइनस का सांद्रण दिया है 10 टू द पावर माइनस 12 मोल पर लीटर। हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण दिया है और हमसे पूछ रहा है विलयन का pH, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोक्साइड आयन का पहले सांद्रण दिया और pH पूछ रहा है, तो हमारे पास pH और हाइड्रोक्साइड आयन में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो पहले हम निकालेंगे क्या, H प्लस सांद्रण निकालेंगे, फिर निकालेंगे pH आपका। तो H प्लस सांद्रण कैसे निकालेंगे, तो हमने एक और फार्मूला बताया था कि H प्लस सांद्रण और OH माइनस सांद्रण का जो मल्टीपल होता है वो होता है 10 टू द पावर माइनस 14। यहाँ से अगर हम OH की वैल्यू रख देंगे OH सांद्रण की, तो यहाँ से निकल जाएगा H प्लस सांद्रण। तो H प्लस सांद्रण इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 2। सॉल्व करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 10 टू द पावर माइनस 2। तो ये हो गया H प्लस सांद्रण की वैल्यू यहाँ पे मोल पर लीटर, ठीक है। अब यहाँ से हमारा H प्लस सांद्रण निकल गया, तो आप pH निकाल सकते हैं। ये फार्मूला जो है इसे हमने बताया था थ्योरी वाले में, ये जल का आयनिक गुणनफल है। इसको भी याद रखिएगा, pH के सवाल लगाने में इसका यूज भी होगा। इसका यूज होगा कब, जब हमें H प्लस दे के OH माइनस का सांद्रण पूछ दे, या OH माइनस का सांद्रण दे के H प्लस का सांद्रण पूछ दे, ठीक है। अब यहाँ से pH निकालने के लिए हमें फार्मूला पता है 10 टू द पावर माइनस pH इज इक्वल टू H प्लस, ठीक है। अब H प्लस की वैल्यू रख दीजिए, तो 10 टू द पावर माइनस pH इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 2। या यहाँ पे 1 नहीं भी लिख सकते हैं। तो देखिए जब आधार बराबर हो तो घातें भी आपस में बराबर हो जाती हैं। तो माइनस pH इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो pH की वैल्यू आ जाएगी आपको 2। तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो ये आपके जो pH पे कुछ सवाल हो गए, और अम्ल क्षार और लवण का जो एक्सरसाइज था आपकी एनसीईआरटी की बुक से हमने क्वेश्चन लिए थे वो सब हो गए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या कहीं पे भी थ्योरी में कोई प्रॉब्लम हो, जो पीछे के वीडियो है इस चैप्टर के, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आपके कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी लड़के हैं जिनको इसकी आवश्यकता है, आपको लग रहा है, तो उनके यहाँ वीडियो पहुँचाइए। धन्यवाद।